हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th में जो हमारा सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्लास ले चुके हैं एक चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसके मैंने आपको क्या किया था, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा दिए थे सारे चैप्टर के। ठीक है, सारे पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब करा दिए थे। अब हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम, कहाँ से इसकी एक्सरसाइज है, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अभ्यास। देखिए, ये आपका अभ्यास है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। बताना है कि पृथक करना है, पृथक करने में आप किन विधि को अपनाने वाले हैं। सबसे पहले है नंबर 1। नंबर 1 क्या है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। अगर सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया जाए, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है सिंपल नमक। क्या होता है, नमक। और जल के विलयन में, जल है, जल के अंदर आपने नमक को घोल दिया। तो क्वेश्चन ये है कि आप जल के अंदर से नमक को किस प्रकार से अलग करेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले विलयन, आपको पता होगा विलयन क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका विलयन कहलाता है। विलयन के 2 अवयव होते हैं। पहला क्या होता है, सोल्यूट, एक सोलवेंट, एक बोलते हैं विलेय और एक विलायक। एक तो होता है आपके पास विलायक और दूसरा क्या होता है, विलेय। विलायक का मतलब सोलवेंट और विलेय का मतलब सोल्यूट। तो किसी भी विलयन के अंदर जो क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में होगी, देखिए इन दोनों में से बड़ा क्या है, विलेय है या विलायक है। तो दोनों में से आप कहेंगे विलायक बड़ा है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय। विलेय एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, पानी में घोल दिया किसको, पानी में आपने चीनी घोल दी। तो आप देखेंगे पानी आपका विलायक है और जो चीनी है वो आपकी विलेय है। ये पता होना चाहिए आपको, तब जाके आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो आप देखिए, आपने क्या लिया, पानी के अंदर घोल दिया नमक। तो नमक आपका क्या है, विलेय। नमक आपका है विलेय। और आप देखेंगे कि जो जल है वो जल आपका क्या है, विलायक। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पानी के अंदर आपसे गलती से, घर पर भी हो सकता है ऐसा, पानी के अंदर आपसे गलती से नमक घुल जाए, उस नमक को आप कैसे अलग करेंगे। तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास घोल है, यानी कि जो विलयन बना है, उस विलयन को गर्म करेंगे। क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि जल, हमें पता है जल की प्रॉपर्टी होती है कि वो गर्म करने पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ठोस से द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव से गैस में। और जब जल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में उड़ जाएगा, तो नीचे आपका नमक बचा रह जाएगा। तो एक बर्तन लीजिए, जो घोल है, जो मिश्रण है, उसको भर दीजिए किसमें, बर्तन में, और गर्म कीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर क्या होगा, जो पानी होगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा। और उड़ने के बाद आपको जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या आपको बर्तन में मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। तो वाष्पीकरण के द्वारा हम नमक घुले जल को क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा आपके पास, वाष्पीकरण। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट में कहा है क्या, देखिए सेकंड पार्ट में कहा है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना। एक मिश्रण है अमोनियम क्लोराइड का, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड घुला है। तो हमें अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को क्या करना है, अलग। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर आपको एक सब्सटेंस दिख रहा है, एक का नाम है अमोनियम क्लोराइड और दूसरे का नाम है सोडियम क्लोराइड। बेसिकली दोनों नमक ही होते हैं।
एक इससे पढ़ने से पहले आपको एक सब्सटेंस बताता हूँ, वोलेटाइल, यानी कि वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपनी वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं गर्म करने पर, उनको बोलते हैं वाष्पशील या वोलेटाइल। अब क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है सोडियम क्लोराइड से। अब आप फिर कहेंगे कि हम क्या करते हैं, दोनों को भरते हैं एक बर्तन में और दोनों को गर्म कर देते हैं और गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड की भाप बनाकर उड़ा देंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये अपनी वाष्प अवस्था में नहीं आ सकता। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, क्या वो वाष्पशील होता है? नहीं होता वाष्पशील। लेकिन आपको दिख गया होगा यहाँ पर दूसरा सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड। जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये वाष्पशील पदार्थ होता है। कैसा होता है? वाष्पशील पदार्थ होता है। और एक दूसरा इसके अंदर गुण ये होता है कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो ये ऊर्ध्वपातज भी है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो अब क्या होता है, अपने एक सबसे पहले सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को, इन दोनों के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेंगे। ठीक है, एक बर्तन होता है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। इस चाइना डिश में हम भर लेंगे, एक में हमने भर लिया अमोनियम क्लोराइड, मान लीजिए ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। और इसमें हम भर लेंगे किसको? सोडियम क्लोराइड को। या ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं, ये क्या है आपके पास? सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। इसको आप जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करेंगे हीट बर्नर से, क्या होगा कि यहाँ से क्या सोडियम क्लोराइड वाष्प बनकर उड़ेगा या अमोनियम क्लोराइड? तो आपका आंसर क्या आएगा? अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि सोडियम क्लोराइड अवाष्पशील पदार्थ होता है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अगर सोडियम क्लोराइड वाष्पशील होता तो पहले वाले मेथड में सोडियम क्लोराइड भी जल के साथ उड़ जाता। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो वाष्प में नहीं कन्वर्ट होगा। कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि घरों में जब हमें कपड़ों को बचाना होता है कीटाणु वगैरह से, तो क्या कर देते हैं, छोटी छोटी वाइट बॉल लाते हैं और कपड़ों के बीच में रख देते हैं। आप देखते हैं कि जो वो वाइट बॉल है, मान लीजिए आपने जनवरी में रखी है, दिसंबर में रखी है, तो फरवरी मार्च अप्रैल आते आते वो वाइट बॉल या तो बहुत छोटी रह चुकी होगी या वो खत्म हो चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जो वाइट बॉल होती है उस वाइट बॉल का नाम होता है नेफ्थलीन। तो वो जो नेफ्थलीन की बॉलें होती हैं वो ऊर्ध्वपातन का गुण शो करती है। मतलब आप उसको रखेंगे, जैसे ही टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने पर वो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी कुछ यहाँ पर होने वाला है कि आपने सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को एक चाइना डिस्क में भर के रख दिया, दोनों के मिश्रण को। अब आपने हीट दी, तो हीट देने पर आप देखेंगे जो अमोनियम क्लोराइड होगा NH4Cl, वो बिना द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुए ऊपर उड़ने लगता है, ऊपर जाने लगता है। किसकी फॉर्म में? वाष्प की फॉर्म में। किसकी? वाष्प की। अब क्या हमें इसको गुम कराना है ऊपर? नहीं, हमें इसको गुम नहीं कराना, हमें इसको क्या करना है? इकट्ठा करना है ऊपर। और जब इकट्ठा करना है तो किसी पात्र में हमें क्या करना होगा? इकट्ठा करना होगा। तो पात्र में इकट्ठा करने के लिए हम इसके ऊपर एक फनल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक फनल। फनल क्या काम करती है? देखिए किस तरह से फनल होती है, समझिए। ये यहाँ पर एक फनल लगा दी हमने, उल्टा एक फनल लगा दी इस तरह से। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वाष्प बनेगी, किसकी वाष्प बनेगी? यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की। तो वाष्प ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर क्या होगा, दोबारा से ये उस पार्ट में जाएगी फनल के जिस पार्ट का टेम्परेचर कम होगा। और जैसे ये जाएगी यहाँ पर देखेगी टेम्परेचर कम हो गया, ये तुरंत फिर वाष्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके किनारों पर, फनल के किनारों पर आपको अमोनियम क्लोराइड जमा हुआ दिख जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके क्या कन्वर्ट कर लिया? बाहर अलग कर लिया। किस प्रोसेस के साथ? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किस में? वेपर स्टेट में, यानी कि गैसीय अवस्था में।
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अलग किया है। तो अभी तक हमने दो पृथक्करण पढ़े हैं। पहले में हमने सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करा वाष्पीकरण के द्वारा, और इसमें अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से क्या किया है, अलग किया है। तो नंबर 2 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 3 हमारा क्या कहता है। तीसरा है हमारे पास, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। थर्ड देखेंगे, धातु के टुकड़े हैं, उसको कार का इंजन ऑयल है। देखिए जो कार है उसके अंदर जो ऑयल डलता है, तेल डलता है, उसके अंदर धातु के छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिल गए हैं। तो धातु के छोटे छोटे टुकड़े को आप कैसे अलग करेंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा कि आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन जैसे आपने देखा होगा घर में चाय वगैरह आप छानते हैं छन्नी की हेल्प से। छन्नी में जो चाय के कण होते हैं वो ऊपर ही रुक जाते हैं और पानी चाय नीचे आ जाती है। उसी तरह से आप देखेंगे जो तेल है, ऑयल जो मिला हुआ है, उसमें धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। आप फिल्ट्रेशन से उसको छानिए, छानने पर जो तेल है वो नीचे निकल जाएगा और आप देखेंगे जो धातु के टुकड़े हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा है। इसको बोलते हैं किस विधि से, इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। और दूसरा छानन विधि, या क्या बोल सकते हैं, छानन विधि। तो कौन सी विधि से, छानन, या इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये तो आसान है, हम फिल्ट्रेशन कर देंगे उसका। चलिए फोर्थ देखते हैं, दही से मक्खन निकालने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। जो आपके पास दही है, दही दे दिया, उससे आपको मक्खन निकालना है, कैसे करेंगे। तो जो आपका दही होता है बेसिकली एक कोलोइड होता है। क्या होता है, कोलोइड। आपने घर में देखा होगा कि दही से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, दही को घुमा देते हैं गोल गोल। जैसे ही आप घुमाएंगे जो मक्खन होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो मक्खन की डेंसिटी कम होने के कारण मक्खन दही के ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा आपका स्किम कर्ड, या स्किम अगर दूध से निकालने हैं तो स्किम मिल्क, और जो दही से निकालने हैं तो स्किम कर्ड। तो क्या करते हैं आप, किस विधि के द्वारा करते हैं, उस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है इसमें, दोबारा बता देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो दही है उसको क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। दही को घुमाने पर आप देखेंगे मक्खन जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो मक्खन ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचता है, स्किम मिल्क। क्या बोलता है नीचे, स्किम कर्ड। तो इस तरह से आप ऊपर से जो मक्खन है उसको निकाल लेंगे। तो हम दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ई, जल से तेल निकालने के लिए। तो आपके पास क्या है कि जल और तेल का मिश्रण है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जल को अगर तेल में मिला दिया जाए तो क्या होता है, दोनों के बीच मिश्रण नहीं बन पाता। क्या तेल जल में घुल जाएगा, आंसर है नहीं। अगर आपके पास कभी घर में आपने देखा होगा, ये आपके पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में आप में तेल मिल गया, तो आप देखेंगे जो तेल है, तेल के मॉलिक्यूल ऊपर रहेंगे, और जो जल है उस जगह जल के मॉलिक्यूल कहाँ रहेंगे, नीचे। तो ये आपका जल है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे हटाया जाए। ये आपका जल है और ऊपर वाला आपका क्या है, तेल है। तो कैसे हटाया जाए, दोनों आमिश्रणीय होते हैं, एक दूसरे में नहीं मिल पाते। तो इनको हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है, जाइए घर में चम्मच लाइए, चम्मच से आप देखेंगे कि इसके ऊपर के हिस्से को, जो ऊपर पानी है, सॉरी तेल है, उस तेल को हटा लिया जाए, ऊपर चम्मच से निकालते चले जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसमें चम्मच डालेंगे अंदर, तो चम्मच डालने पर जो तेल है उसके तेल के कुछ पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, जल के बीच में इस तरह से चले जाएंगे। तो अब हम इसको सेपरेट कैसे करें, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक कीप होती है, एक फनल होती है, जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। किस तरह की होती है, देखिए इस तरह की आप देखेंगे सेपरेटिंग फनल का डिजाइन होता है। ये आपके पास क्या है, एक सेपरेटिंग फनल, और इसके नीचे एक कोक लगी होती है। इस तरह से आप देखेंगे इसके नीचे एक कोक लगी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिक्सर होता है किस किस का, पानी का और तेल का, हम इसमें भर देंगे। तो इस तरह से हमने मिक्सर भरा, कौन कौन सा, ये आपके पास पानी है
और ऊपर क्या है इसके पास, तेल। तो दोनों के मिश्रण को हमने भर दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे एक बीकर और बीकर इसके नीचे लगा देंगे इस तरह से। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, कोक को, इसको खोलने पर धीरे धीरे जो पानी होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे गिरने लगेगा। आप देखेंगे जो पानी है वो नीचे गिरने लगेगा और इसमें इकट्ठा हो जाएगा पानी। जैसे ही पानी सारा आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बंद करने पर दूसरा क्या लाएंगे, दूसरा एक फनल लाएंगे, उसमें तेल इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है, वो क्या काम करती है कि जो जल है उससे तेल को क्या करेगी, पृथक करेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, पृथक्करण कीप। तो क्या होगा, पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप के द्वारा हम क्या करेंगे, तेल और जल के मिश्रण को अलग करेंगे। तो आंसर आएगा सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। इसका एफ पार्ट है हमारे पास। क्या है एफ, देखिए एफ में बोला है कि चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, जो चाय है आपने घर में चाय बनाई है, उस चाय से आपको चाय की पत्ती को पृथक करना है। सिंपल, कौन सा मेथड लगाएंगे आप, बताइए जल्दी। तो मैंने आपको बताया था उनको फिल्टर कर लेंगे। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये देखिए धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में छानन। तो आप फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे, उसको छान देंगे। जैसे ही आप छानेंगे, छानने पर जो आपके चाय की पत्ती है वो ऊपर रह जाएगी और चाय कहाँ जाएगी, नीचे निकल जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। बालू है यानी कि मिट्टी है, उसके अंदर लोहे की पिन मिल गई है, उसको पृथक करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जैसे आप बचपन में करते थे, सबसे पहले एक मैग्नेट लाइए। मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर गुण होता है कि जो लोहे की बनी चीज़ है उसको क्या कर लेती है, वो आकर्षित कर लेती है। तो उस बालू में मैग्नेट को फिरा दीजिए, आप देखेंगे कि उस चुंबक में जो लोहे के पिन हैं वो चिपक जाएंगे और आपकी बालू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी लोहे के पिन से। तो इस तरह से जो जी है, बालू से लोहे के पिन को पृथक करने में हम किसका यूज करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण का। किसका यूज करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन। तो क्या आंसर होगा इसका, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। भूसा यानी कि हस्क, आपने देखा होगा जो हमारे पास गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर जो गोल्डन ब्राउन कलर की एक कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को ही हम बोलते हैं हस्क या भूसा। तो इसका गुण ये होता है कि ये इतना ज़्यादा हल्का होता है कि अगर आपने इसमें फूंक भी मार दी, सिंपल फूंक एयर पास करा दी, तो ये क्या हो जाता है, हल्का होने की वजह से उड़ जाता है और आपके पास जो गेहूं है वो आपके पास गिर जाता है। आपने देखा होगा घर में आपकी माताएं करती होंगी या आसपास आपने ज़रूर देखा है इस मेथड से कैसे हम गेहूं को उसके भूसे से अलग करते हैं। तो इसका मेथड होता है विनोइंग। देखिए ये एक ऐसी टेक्निक है, यहाँ आपको दिख रहा है डायग्राम में। इसमें क्या होगा कि इस तरह से एक स्टूल लिया, स्टूल के ऊपर चढ़कर यहाँ पर जो भूसा था, जो गेहूं में मिला हुआ था, उसको ऊपर से विनोइंग किया। ऊपर से जैसे ही आपने विनोइंग किया, तो विनोइंग के प्रोसेस के बाद, यानी कि फटकने के बाद, हिंदी में बोलते हैं इसको फटकना। तो फटकने के बाद क्या होगा कि ये जो भूसा है हल्का होने की वजह से उड़ जाएगा हवा के साथ, और जो गेहूं के दाने हैं वो आपके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस मेथड को, इस टेक्निक को बोलते हैं विनोइंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, विनोइंग या फटकन या फटकना। विनोइंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, पानी के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के कण क्या हो रहे हैं, वो तैर रहे हैं, उनको पानी से अलग करना है। तो किस तरह से हम उसका क्या सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। तो ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। पानी है, पानी के अंदर आपका घुल गया मिट्टी के छोटे छोटे कण। जब पानी के अंदर मिट्टी के कण घुलते हैं, उस प्रोसेस को या उस विलयन को हम बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं, कोलाइड।
तो अब आप देखेंगे जो मिट्टी के महीन कण घुले हैं पानी के अंदर, उसको बोला गया कोलोइड। कोलोइड के पास दो प्रकार के कण होते हैं, एक परिक्षेपित प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। अब क्या होता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको ने सुना होगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो ये छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं कोलोइड के अंदर। पानी के अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज कौन होते हैं, मिट्टी के कण। अब इनको नीचे बैठाना है तो इनको कुछ पॉजिटिव चार्ज देना पड़ता है, और पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिटकरी के अंदर पाया जाता है एल्यूमिनियम, Al पाया जाता है फिटकरी के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी घुला हुआ पानी है, उसको फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को आप हिंदी में बोलते हैं भारण। क्या बोलते हैं, भारण या लोडिंग। और किसका प्रयोग करके, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का प्रयोग करके। एल्यूमिनियम कहाँ से आता है, एल्यूमिनियम आता है फिटकरी से। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम के पास पॉजिटिव पार्टिकल होगा, वो मिट्टी के छोटे छोटे कण को क्या दे देगा, पॉजिटिव चार्ज दे देगा। उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों जाकर नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का पानी आप किसी मेथड से बाहर निकाल देंगे और मिट्टी के कण नीचे बचे रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं सेडिमेंटेशन। चलिए लास्ट देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, क्या है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तो जो पुष्प है उसकी पंखुड़ियों का जो निचोड़ है, मान लीजिए आपको कोई कलर दिख रहा है पिंक, एक उसके अंदर पिंक कलर है, आपको उसके अंदर वो पिंक कलर मिलकर बना हुआ है, मान लीजिए लाल, पीला, हरा, नीला, इन कलर से मिलकर बना हुआ है। तो उन कलर को आपको अलग अलग करना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक आपके पास पेपर मिलेगा, उस पेपर का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा आप रंजकों को अलग अलग कर सकते हैं पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से। तो आंसर क्या होगा इसका, क्रोमेटोग्राफी। इसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या होगा उसमें, क्रोमेटोग्राफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। चलिए आज आपको चाय बनानी आ जाएगी, किस तरह से आप चाय बनाएंगे, नहीं आती तो आप सीख जाएंगे। सबसे पहले जो जो चाय बनाते हैं आप बताइए कि सबसे पहले आप क्या लेंगे चाय में। चाय तैयार करनी है आपको, क्या सबसे पहले आप लेने वाले हैं। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हम पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे, पानी। तो हमने जो पानी डाला है वो पानी एक विलायक की तरह काम करेगा। तो जो आपने इसमें पानी डाला है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पानी डालेंगे। ये आपको लिखना है स्टेप। क्या लिखना है, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेंगे। तो पहला स्टेप है, जो पानी है वो लेंगे विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। इसने आगे कहा है विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको चाय तैयार करनी है। आज आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चाय सीखने वाले हैं बनाना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 1 कप पानी लिया और पानी को किसके रूप में लिया, विलायक के रूप में। उसके बाद इसमें चीनी डाली। क्या डाली, चीनी। जो आप चीनी डालेंगे वो चीनी विलय के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, विलय। मैंने आपको बताया 1 से ज़्यादा विलय हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, विलायक के रूप में पानी लिया और विलय के रूप में क्या ली, चीनी। अब आपने क्या किया, जो पानी है और चीनी है उसका जो विलयन प्राप्त हुआ उसमें क्या होगा कि अब आप पूछोगे कि विलयन क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जो पानी में चीनी घुल जाएगी, इसलिए आपको क्या प्राप्त होगा, पानी प्लस चीनी का विलयन प्राप्त होगा। पानी प्लस चीनी का क्या प्राप्त होगा, विलयन। 4th स्टेप में क्या होगा, 4th स्टेप में इसमें आप
चाय की कुछ पत्ती डालेंगे। जो चाय की पत्ती है क्या वो घुलनशील है जल में? तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो क्या होगी वो? अघुलनशील विलेय है। तो जो चाय की पत्ती है, चाय पत्ती आपने इसमें डालेंगे और चाय पत्ती अघुलनशील विलेय है, अघुलनशील विलेय है। तो ये आपका चौथा स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 4। उसके बाद अब आप इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और दूध डालकर इसको क्या करेंगे? उबालेंगे। तो अब आप इसमें 5वें स्टेप में क्या डालेंगे? दूध। और छठे स्टेप में आप क्या करेंगे? एक छन्नी लेंगे, फिल्टर, उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। जैसे ही आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने पर जो चाय की पत्ती है वो अवशेष के रूप में ऊपर प्राप्त होगी। जो चाय पत्ती है वो क्या हो जाएगी? अवशेष के रूप में आपको ऊपर मिलेगी। दोबारा समझ लीजिए, क्या किया आपने? चाय तैयार करनी है। सबसे पहले एक बर्तन लिया, बर्तन को गैस पे रखा, उसके अंदर पानी डाल दिया। तो पानी क्या है आपके पास? हमने किस किस वर्ड का यूज कर लिया? देखिए, पानी क्या है उसमें? पानी है उसमें विलायक। तो विलायक के रूप में क्या लिया है आपने? पानी लिया है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप उस पानी में क्या मिला दीजिए? चीनी। तो जो चीनी मिलाएंगे वो चीनी क्या है? विलेय है। अब आपको चीनी और पानी का घोल प्राप्त होगा, वो चीनी पानी में घुल जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं विलयन। तो किसका विलयन प्राप्त हुआ हमें? पानी और चीनी का। फिर हमने क्या किया? उसमें चाय की पत्ती डाली। जो चाय की पत्ती है वो अघुलनशील विलेय है या घुलनशील है? नहीं। कैसी है? अघुलनशील। तो अघुलनशील क्या होगी आपके पास? चाय की पत्ती अघुलनशील है। 5वें स्टेप में आपने उसमें क्या डाला है? दूध डाला है। क्या डाला है? दूध। दूध। और छठे स्टेप में आपने उसमें क्या किया है? चाय की पत्ती डाली है। सॉरी, छठे स्टेप में आपने उसको क्या किया? छाना है, फिल्ट्रेट किया है। क्या किया है? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट करने पर आपको अवशेष के रूप में क्या मिलेगी? चाय की पत्ती मिलेगी अवशेष के रूप में। और जो घुलना और घुलनशील पदार्थ है वो चाय उसमें क्या हो जाएगी? घुलनशील हो जाएगी। तो आपको अब क्वेश्चन ये है, लिखना क्या है इसमें? तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। थर्ड स्टेप, आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। फोर्थ, अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक अघुलनशील विलेय है तथा इसे उबालिए। फिफ्थ, इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए। और छठा, अब एक छन्नी या स्ट्रेनर से छानिए। आपको चाय घुले, जो घुले है वो क्या है? चाय है, तथा चाय की पत्तियां छानने के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होगी। तो वीडियो को पॉज करना आप और यहाँ से आपको नोट करना है वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम दूसरी क्लास में, क्योंकि ये क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं, एक क्लास ले चुके हैं। NCERT का हमारा एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसमें हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने चाय बनाने तक सीख लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्न तालिका में दर्शाया गया है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो 3 नहीं, यहाँ पर कितने पदार्थ हैं? 4। कितने हैं? 4। सबसे पहले क्वेश्चन में ये करेक्शन है। उसके बाद ये देखिए 4 पदार्थ हैं आपके, विलेय पदार्थ 4 हैं। समझिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। विलेय पदार्थ 4 है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। इन चारों को एक 100 ग्राम पानी लिया। ये आपने मान लीजिए पानी लिया है कितना? 100 ग्राम। कितना पानी है इसमें? 100 ग्राम।
100 ग्राम पानी में इसको घोला भिन्न भिन्न तापमान पर। पहले तापमान लिया 283 केल्विन, फिर 293 केल्विन, फिर 313 केल्विन, फिर 333 केल्विन और 353 केल्विन। तो उसने देखा कि अगर 100 ग्राम पानी में हम इन विलय को घोल रहे हैं तो ये आपको पता होगा विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के 5 प्रकार होते थे। उसमें तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। क्या है दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको संतृप्त विलयन बता देता हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है संतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें दिए गए किसी निश्चित ताप पर विलय की और ज़्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। मतलब आप सिंपल पानी लीजिए, पानी को क्या कीजिए किसी तापमान पर फिक्स कर दीजिए, उसके अंदर चीनी घोलिए। मान लीजिए आपने 100 ग्राम पानी लिया है, उसमें चीनी घोल रहे हैं, तो मान लीजिए 18 ग्राम चीनी घुल गई, इससे ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगी। तो अब जो विलयन है या वो विलयन आपका कहलाएगा संतृप्त विलयन। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, 100 ग्राम पानी में पोटेशियम नाइट्रेट घोला तो कितना आया 21 ग्राम। किस तापमान पर, 283 पर। जैसे ही आप थोड़ा तापमान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये 21 की जगह पर कितना ग्राम डिजोल्व हो गया, 32। थोड़ा तापमान और बढ़ाया, 32 ग्राम की जगह पर कितना डिजोल्व हो गया, 62 ग्राम। और तापमान बढ़ाया 333 केल्विन किया तो ये 106 ग्राम डिजोल्व हो गया। और 353 ताप पर कितना हो गया, 167। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तापमान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तापमान तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन तापमान के साथ साथ जो विलय पदार्थ है उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती जा रही है। देखिए लगातार 21 से 32 हुआ, 32 से 62, 62 से 106, 106 से 167 ग्राम तक आपके जो विलय पदार्थ था पोटेशियम नाइट्रेट वो इसके अंदर डिसोल्व हो गया, मिल गया। इससे हमें यह पता चलता है कि संतृप्त विलयन को अति संतृप्त बनाया जा सकता है जब उसका तापमान हम बढ़ाएंगे। इसी तरह से नमक लिया, सोडियम क्लोराइड। अगर आप 100 ग्राम पानी लें, 100 ग्राम पानी के अंदर नमक घोलें तो 283 केल्विन ताप पर केवल 36 ग्राम उसमें नमक डिसोल्व होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और ज़्यादा करना है तापमान बढ़ाइए, 293 करेंगे तो भी 36 ही ग्राम होगा, 313 कर देंगे तो भी 36 ही ग्राम होगा, 333 किया तो 1 ग्राम एक्स्ट्रा 37 हो गया, और 353 पर भी 37। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड लिया, उसमें 283 केल्विन पर 35 ग्राम डिसोल्व हुआ विलय। उसके बाद 293 पर 35, फिर 40, 46 और 54। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड 24 से स्टार्ट हुआ, 37, 41, 55 और 66। कहाँ तक चला गया, 66 तक। तो इस तरह से सबसे पहला हमारा काम है क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन में ये कहा है 4 विलय पदार्थ है, 100 ग्राम पानी के अंदर घोला गया है, उनकी डिसोल्विटी अलग अलग है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे, तापमान के बढ़ने पर उनकी जो विलय पदार्थ है जो घुल रहे हैं, संतृप्त विलयन बन रहा है, उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कहा है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए 3 चीज पकड़ लीजिए। सबसे पहले बोला पोटेशियम नाइट्रेट, तो हम कौन सा कॉलम देखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट वाला, ये वाला। हम कौन सा कॉलम देखने वाले हैं, केवल फर्स्ट कॉलम। रफ कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जो जो इसने दिया है वो हम पकड़ लेंगे। सबसे पहले कहा पोटेशियम नाइट्रेट, तो हम देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट ये है, तो ये कॉलम हमने पकड़ लिया, किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट का। उसके बाद कहा 313 केल्विन पर, तो किसकी बात कर रहा है, इस वाले ताप की, 313 केल्विन पर। और कितने ग्राम, 50 ग्राम जल में संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। देखिए यहां पर जल उसने दे दिया क्वेश्चन में 50 ग्राम, जबकि दिया हुआ कितने में है, 100 ग्राम। क्वेश्चन क्या है, हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम जल में कितना विलय है, 100 ग्राम जल में विलय, क्या विलय दिया था, इसने दिया था पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट कितना है, 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट किस तापमान पर, क्वेश्चन में दिया है 313 पर, 313 केल्विन पर कितना है, देखिए 313 केल्विन दिया है, तो 313 पर कितना है, 62 ग्राम, कितना है, 62 ग्राम। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है किस पर, 50 ग्राम जल में।
यानी कि आधा जल कर दिया, तो ये भी तो आधा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 50 ग्राम जल में विलेय पोटेशियम नाइट्रेट हमें निकालना है। कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। अगर मैं 1 ग्राम में निकालूं तो 1 ग्राम में कितना आएगा, 1 ग्राम में आएगा 62/100। लेकिन अगर मैं निकालूं कितने ग्राम में, 50 ग्राम में, तो 50 ग्राम में कितना आएगा, 62/100 गुना 50, तो कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 31 ग्राम इसमें पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व होगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए 100 ग्राम जल में, यहाँ इसमें देखिए 100 ग्राम जल में कितना घुल रहा है, 62 ग्राम। उसने पूछा है 50 ग्राम जल में, तो 50 ग्राम जल में कितना घुलेगा, 62 का आप आधा कर दीजिए, क्योंकि 50 जल भी हमने क्या कर दिया, आधा। तो कितना आ जाएगा, 31 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड, देखिए क्या लिया है उसने, पोटेशियम क्लोराइड ये रहा, कितने पर, 353 केल्विन पर, यानी कि इस वाले कॉलम की बात कर रहा है, का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे समझना। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं डिजोल्व होता कैसे है। समझ लीजिए, ये आपके पास पानी है, 100 ग्राम पानी आपने लिया था, कितना पानी लिया है, 100 ग्राम। बाद में बताऊंगा लिखना कैसे है। इसमें 100 ग्राम पानी है। क्या हुआ, आपको पता है कि जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है उनके अणुओं के बीच सबसे कम स्थान होगा, जो द्रव होगी उनके अणुओं के बीच ज़्यादा स्थान होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा स्थान होता है। तो जो पानी है, पानी के जो अणु हैं उनके बीच में आप देखेंगे कि कुछ स्थान पाया जाएगा। तो क्या होगा, जब आप इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कोई भी विलेय पदार्थ, मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड दिया, सोडियम क्लोराइड दिया, मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड को आपको इसमें घोलना है, क्या करना है, घोलना है, किसको, अमोनियम क्लोराइड को। देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम घुला है 353 पर। तो क्या दिया है, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहां पर आपको दिया है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसको आपको घोलना है कितने तापमान पर, मान लीजिए आपको इसको घोलना है 293 केल्विन पर। अब आपने इसको घोलना स्टार्ट किया इसके अंदर, तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड था, जो पानी के अणु है उनके बीच में स्थान में जाएगा, और जाने के बाद यहाँ पर बीच के स्थान में क्या करेगा, पानी के अणुओं के साथ मिल जाएगा, इस तरह से बीच के स्थान पर। अब आपने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म करने पर मान लीजिए 293 से आपने इसको 313 केल्विन ताप पर गर्म किया। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो आपको पता है ये जो अणु होंगे पानी के और पोटेशियम क्लोराइड के, इनको गतिज ऊर्जा मिलेगी और ये दूर दूर भागने लगेंगे। जैसे ये दूर भागेंगे तो इनके अणुओं के बीच, किसके, पानी के अणुओं के बीच और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो अब पहले मान लीजिए अगर 34 ग्राम इसमें पोटेशियम क्लोराइड घुल रहा था, तो अब जरूरी नहीं है कि 34 ही घुलेगा, 34 से ज़्यादा भी घुल सकता है, 35 भी घुल सकता है, 36 भी, हमने मान लिया। अब उसके अंदर और ज़्यादा विलेय पदार्थ घुल गया, और वो कितना घुल गया, 35 ग्राम। आपने तापमान को 313 से 333 केल्विन कर दिया, तो आप देखेंगे इसमें और ज़्यादा जो विलेय पदार्थ था वो 37 ग्राम घुल गया। आपने और ज़्यादा कर दिया 353 केल्विन, तो इसमें आपने देखा कि इसमें और ज़्यादा विलेय पदार्थ क्या हो गया, डिसोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो पानी है उसके अणु गतिज ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद एक दूसरे से दूर की तरफ गति करने लगेंगे, और इनके बीच में खालिस्तान हो जाएगा। फिर पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर खालिस्तान में बैठ जाएगा। तो इस तरह से जब आप लगातार ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता भी बढ़ती है, विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन में कहा है कि अगर ताप घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ताप घटा दिया जाए। मान लीजिए 353 केल्विन ताप था,
अब आपने तापमान को घटाया, जैसे ही तापमान को घटाया तो पानी के अणु जो गर्म करने पर दूर दूर जा रहे थे वो पानी के अणु पास पास आने लगेंगे, और जब पास पास आएंगे तो जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के यहाँ पर अणु हैं जो इसके बीच के स्थान घेरे हुए थे, वो पोटेशियम क्लोराइड के अणु, पानी के अणु उसको क्या कर देंगे, भगा देंगे, कहेंगे कि भाई अपनी जगह पर वापस जा। और जब वो जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लगातार किसी भी विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही ताप कम करेंगे तो विलेयता भी क्या होगी, कम होगी। जब विलेयता कम होगी तो उसके अणु पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कैसे, हम इसमें क्या लिखने वाले हैं देखिए। तो क्या लिखेंगे बी पार्ट में, आप लिखेंगे विलयन को ठंडा करने पर विलेय पदार्थ की विलेयता क्या होगी, घटती है। अतः किसके क्रिस्टल को, पोटेशियम क्लोराइड के, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को या पोटेशियम क्लोराइड को 353 केल्विन ताप से ठंडा करने पर यह किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में, यह क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा आपके नंबर बी वाले पार्ट का, कि जैसे ही आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकित करेगी कि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल के रूप में, दानेदार फोम के रूप में क्या हो जाएगा, जैसे चीनी आपने देखी होगी, इस फोम के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, क्या बोल रहा है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो आप लिखेंगे इसका आंसर में सी में क्या, 293 केल्विन ताप पर घुलनशीलता किस किस की घुलनशीलता देखिए, 4 दिए हैं यहाँ पर। पोटेशियम किस ताप की बात कर रहा है, 293 केल्विन। तो 293 केल्विन पर ये घुलनशीलता है 4, किसकी, पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, ये आप लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। इस तरह से आप लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें क्या पूछा है, कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो कौन सा लवण सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा, जो सबसे ज़्यादा मात्रा घुल रही होगी, कौन सी की घुल रही है, इसकी 32, 36, 35 और 37। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा इस तापमान पर, सबसे ज़्यादा घुलनशील। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसका डी पार्ट, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका डी का आंसर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ेगी। क्या लिखेंगे आप, ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप घटाने पर घटती है। तो अगर आप ताप को घटाएंगे तो घुलनशीलता घटेगी और ताप को बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है देखिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है क्या, आपको कुछ उदाहरण सहित व्याख्या करनी है कुछ टर्म की। सबसे पहला है आपका संतृप्त विलयन। अभी मैंने आपको समझाया कि संतृप्त विलयन होता क्या है। क्या होता है संतृप्त विलयन? अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी विलयन के अंदर किसी दिए गए ताप पर और ज़्यादा, किसी दिए गए ताप पर और ज़्यादा आप उसके अंदर विलेय पदार्थ डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। जैसे देखा आपने यहाँ पर 283 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट की 21 ग्राम डिजोल्व हो सकते हैं केवल। तो ये जो पॉइंट है ये संतृप्त पॉइंट है और ऐसा विलयन क्या कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर अभी एक साथ बताऊंगा। तो स्क्रीन पर आपको संतृप्त विलयन की परिभाषा दिख रही होगी कि जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। आप पानी लीजिए, पानी में चीनी घोलना स्टार्ट कीजिए, एक दिए गए ताप पर, ताप मत बढ़ाइए, एक दिए गए ताप पर आप देखेंगे कि आप उसमें कितनी चीनी घोल सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत ज़्यादा चीनी उसमें घोल पाएँ। तो जब आप चीनी घोलनी बंद हो जाएगी तो वो विलयन कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका बी पार्ट है हमारे पास शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और आपकी घर की लैंग्वेज में शुद्ध पदार्थ में दोनों में अंतर होता है। पानी है, पानी कितना भी गंदा हो लेकिन एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनता है, पानी शुद्ध पदार्थ होता है आपका। लोहा, चांदी, सब के सब, चाहे कितनी भी इसमें इम्प्योरिटी हो, ये सब के सब आपके क्या माने जाएंगे? शुद्ध पदार्थ माने जाएंगे। आप इनको अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते। हाँ, अगर कोई भी पदार्थ एक से ज़्यादा तत्वों या अणुओं से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मिश्रित पदार्थ। अब इसमें आपको लिखना क्या है? चिंता मत कीजिए, बता रहा हूँ लिखना क्या है। ये मत सोचना कि क्या लिखें, समझ नहीं आ रहा। इसमें आपने लिखना है शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? सोडियम, सब आपके शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। तो आप इसकी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों, परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है और उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो ये आपकी शुद्ध पदार्थ की परिभाषा है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, कोलोइड क्या होता है। ठीक है, और कोलोइड और निलंबन दोनों में एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कोलोइड। जैसे आपने रक्त देखा होगा, जो रक्त होता है वो आपका एक कोलोइड होता है। क्या होता है? कोलोइड। इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक परिक्षेपित प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। दोनों पे आवेश होता है, एक पर प्लस एक पर माइनस। जैसे मैंने आपको फिटकरी का एग्जांपल दिया था अभी ऊपर, पानी, मिट्टी मिले पानी को फिटकरी से कैसे साफ किया जाता है, वो एक एग्जाम्पल था किसका? कोलोइड का। तो कोलोइड क्या होता है? कोलोइड एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं। अभी आपने निलंबन तो पढ़ा नहीं है, तो आप इसमें समझिए जो इनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है। जो आपने विलयन पढ़ा है, विलयन में और कोलोइड में ये अंतर होता है कि जो विलेय पदार्थ होता है विलयन में, जो विलेय पदार्थ होता है, जो विलेय होता है कोलोइड में, उनका आकार विलयन से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से कैसा होता है? छोटा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। इनके विलेय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो कोलोइड है, जैसे ब्लड है, उसके अंदर आप इसके जो कण हैं, विलेय कण हैं, उसको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते तथा वे स्थायी होते हैं। वे स्थायी होते हैं, जैसे आप देखेंगे पानी है, मिट्टी मिला हुआ पानी है, थोड़ी देर आप रख दीजिए वो सेटल हो जाएगा नीचे, वो अस्थायी है। लेकिन ये कण आपके क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कोलोइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब जब आप कोलोइड, किसी भी कोलोइड के ऊपर टॉर्च मारेंगे
तो उससे प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा, प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है आपका ब्लड, मिल्क, फेस क्रीम, मक्खन, ये सब आपके कोलोइड होते हैं। तो कोलोइड भी एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार बड़ा होता है। विलयन से इसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते और इसके कण कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं और ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब इसके अंदर से अगर आप किरण पुंज को गुजारेंगे तो जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णित हो जाएगा। इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन आदि। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है चौथे में कहा है क्या, निलंबन। निलंबन बताना है क्या होता है। तो निलंबन यानी कि सस्पेंशन। तो आपने देखा होगा जो मिट्टी मिला पानी है, कीचड़ का पानी है, रेत का पानी है, उसमें कण स्थायी नहीं होते, कभी इधर घूमेंगे कभी इधर, तो वो आपका निलंबन होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है कि निलंबन कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, जबकि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दोनों में अंतर है, जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। आपने देखा होगा घर पर पानी लीजिए, पानी में मिट्टी घोल दीजिए, थोड़ा सा ये रेत घोल दीजिए, तो आप देखेंगे उसके कण क्या होंगे कि उसमें ना तो घुलेंगे और उसमें क्या रहते हैं, निलंबित रहेंगे हमेशा। और उन कण को आप जो मिट्टी के कण हैं उसको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाई छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप उसको मिट्टी मिले पानी को छोड़ दें तो मिट्टी के कण धीरे 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 नीचे बैठने लगेंगे। और जल्दी बैठाना है उनको तो आप उसके अंदर फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी से जो एल्यूमिनियम आयन है, पॉजिटिव आयन, वो जो आपके मिट्टी के कण हैं उसके नेगेटिव आयन को उदासीन कर देंगे और वो जाकर नीचे बैठ जाएंगे। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे कीचड़ का पानी हो गया, रेत का पानी हो गया, चोक पाउडर तथा पानी हो गया और पानी में चूना, पत्थर आदि। तो कीचड़ का, अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड क्या है तो आपका आंसर होगा ब्लड एक कोलोइड है। अगर मैं आपसे पूछूं मिट्टी मिला पानी क्या है तो मिट्टी मिला पानी एक निलंबन है। क्या है, निलंबन। दोनों में अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा निलंबन क्या होता है। इसको आप अपनी नेक्ड आइज यानी कि नग्न आंख से देख सकते हैं, जबकि कोलोइड को आप नग्न आंख से नहीं देख सकते। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है क्या कि निम्न में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में पृथक करें। आपको बताना है कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा मिश्रण विषमांगी है दिए गए इन मिश्रण में। ठीक है, बताइए। सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि सोडा जल, जो सोडा जल होता है वो कैसा होता है, समांगी। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, यहाँ पर पूरा लिखना है आपको। जो सोडा जल है उसमें आप दोनों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देख सकते, तो वो कैसा है आपका समांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी क्या होते हैं, जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा पदार्थ को मिला दें और दोनों की सीमा को अगर आप पृथक रूप से देख पा रहे हैं तो विषमांगी, जैसे पानी और रेत। और अगर नहीं देख पा रहे आप दोनों को तो वो कैसा है आपका समांगी, जैसे पानी में आपने नमक घोल दिया। तो जो लकड़ी है वो आपका विषमांगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बर्फ है, बर्फ भी समांगी है। ये आपको लिखना है। वायु जो है, वायु भी समांगी है। आप इसमें से ये नहीं पहचान सकते कौन ऑक्सीजन है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड है। मिट्टी, आप देखेंगे कि जो मिट्टी होती है वो मिट्टी विषमांगी होती है। ठीक है, मिट्टी कैसी है आपकी, विषमांगी। सिरका भी कैसा है, समांगी, आप नहीं पहचान सकते। और छनी हुई चाय में क्या क्या मिला हुआ है आप नहीं पहचान सकते, तो ये समांगी है। तो आपको यहाँ दो चीज़ें केवल विषमांगी मिली, कौन कौन सी, एक लकड़ी और एक मिट्टी, ये आपकी विषमांगी है। बाकी आपकी जो सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, ये सब की सब आपकी क्या है, समांगी है। ठीक है, चलिए फिर इससे आगे के क्वेश्चन किसी दूसरी क्लास में लेंगे। तब तक आप इतना नोट करना, मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसके हमने क्वेश्चन 5 तक देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद 3-4 क्वेश्चन बचेंगे इसमें।
आज ही हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। आपको कोई भी एक रंगीन द्रव दिया गया है, रंगहीन का मतलब कलरलेस, आपको पता है पानी भी क्या होता है, कलरलेस। तो आपको कोई एक द्रव दिया गया है जो रंगहीन है और आपको ये कहा जाएगा कि ये बताना है कि आपको शुद्ध जल है। तो आप कैसे पुष्टि करेंगे इसकी, बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके द्रव होते हैं उनका एक सबका निश्चित क्वथनांक, गलनांक, सब कुछ एक निश्चित होता है। तो अगर हम पानी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप कहेंगे जी जो हमें द्रव दिया है हम उसको एक बर्तन में भरेंगे और इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म। जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्प अवस्था में, तो हम ये कहेंगे कि ये दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। क्योंकि जितने आपके लिक्विड होते हैं उनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, निश्चित ताप पर वो उबलते हैं। जो जल का भी एक क्वथनांक होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा तो कोई भी इसके नीचे रेसिड्यू या कोई भी पदार्थ या कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, सारा का सारा पानी बॉयल होता जाएगा और सारा का सारा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें लिखना कैसे है, तो हमें लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रंगहीन द्रव दिया है उसको एक बर्तन में रखकर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। तो लिखेंगे कैसे, देखिए सर्वप्रथम दिए गए रंगहीन द्रव को एक बर्तन में भरकर वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर हम क्या करेंगे, गर्म करते हैं। यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तब हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव क्या है, शुद्ध जल है। रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। क्यों, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं प्रत्येक पदार्थ के एक निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित। ठीक है, तो ये आपका आंसर में आपको लिखना है, इसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ कर देता हूँ, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। केमिस्ट्री की और आपकी डेली लैंग्वेज में अंतर है शुद्ध पदार्थ में। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो उसको आप शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे चांदी, सोना, पानी, अमोनिया, ये सब आपके क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बर्फ। किसकी बात करते हैं, बर्फ की। तो बताइए बर्फ शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध, यानी कि मिश्रण है। तो आप कहेंगे बर्फ शुद्ध पदार्थ होता है। अब क्यों होता है बर्फ शुद्ध पदार्थ,
क्योंकि बर्फ किससे मिलकर बना है? H2O से। देखिए पानी को आप गर्म कीजिए या ठंडा कीजिए, या तो ये गैस बन जाएगा यानी कि वाष्प, या क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा यानी कि बर्फ। रहेगा तो इसमें H2O ही, क्या रहेगा? इसमें भी H2O, इसमें भी H2O। तो क्या H2O एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है? बिल्कुल बना है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो बर्फ है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और किसका? H शुद्ध पदार्थ। और क्या होगा? H2O। अगर इसमें आप अमोनिया मिला देते या कुछ और मिला देते तो तब आप कहेंगे कि ये मिश्रण है। उसके बाद बात करते हैं दूध। देखिए जो दूध होता है, मिल्क, वो शुद्ध पदार्थ होगा या अशुद्ध? तो मिल्क के अंदर आप देखेंगे कि मिल्क के अंदर फैट भी मिला होगा, प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, बहुत सारी चीज़ें मिल्क के अंदर मिली होती है। जब इतनी सारी चीज़ें मिल्क के अंदर मिली होगी तो क्या ये शुद्ध पदार्थ होगा? नहीं होगा। तो ये कैसा पदार्थ है? ये एक मिश्रण है। हमें क्या बताना है? जो शुद्ध है। तो एक तो पहला शुद्ध है बर्फ, दूध होगा? नहीं होगा। तीसरा बात करते हैं लोहा। लोहे का संकेत होता है Fe। तो आप कहेंगे जो Fe है, जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। तो HCl एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है? शुद्ध है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ये भी एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है? आपके पास शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद पारा। पारे का संकेत होता है Hg। ये भी एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर बना है और उसमें तत्व है पारा, इसलिए ये क्या है? शुद्ध है। उसके बाद आप देखेंगे ईंट। ईंट किस किस से मिलकर बनता है? ये आपको पता होना चाहिए। जो ईंट के अंदर मिट्टी, पानी, रेत, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या? ईंट। तो क्या ईंट शुद्ध पदार्थ हो सकता है? नहीं। ईंट एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। तो ये भी शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया। ईंट क्या है? एक मिश्रण है। उसके बाद बात करते हैं लकड़ी। तो लकड़ी आप देखेंगे किस किस से मिलकर बनती है लकड़ी? तो जो आप देखेंगे लकड़ी है वो लकड़ी सेलुलोज, फाइबर वगैरह वगैरह से, लिग्निन वगैरह वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो लकड़ी भी आपकी शुद्ध पदार्थ नहीं होती, लकड़ी भी एक क्या होती है? मिश्रण। क्या होती है? मिश्रण। उसके बाद बात करते हैं वायु। तो आप देखेंगे जो वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें मिश्रित होती है। ऑक्सीजन भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये भी क्या है? एक मिश्रण है। तो उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे ये पूछा था कि इनमें आपको बताना है कौन कौन से पदार्थ क्या है? शुद्ध है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर आंसर? बर्फ शुद्ध पदार्थ है, लोहा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद पारा यानी कि Hg, उसके बाद क्या होगा? बस। तो ये 5 आपके क्या है? शुद्ध पदार्थ। A, C, D, E और F। A, C, D, E और F, ये 5 आपके शुद्ध पदार्थ हैं। बाकी सबके सब इसमें क्या है? मिश्रण है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। विलयन किसे बोलते हैं? सबसे पहले आपको ये परिभाषा पता होना चाहिए। तो क्या होगा? जो आप देखोगे कि निम्न मिश्रणों में से विलयन पहचानिए। विलयन किसे बोलते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी। समांगी का मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ को आप मिला देने पर उनकी बाउंड्री आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि क्या आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पानी है और कौन सा नमक है? आंसर है नहीं कर सकते हम। इसी तरह से अगर पानी के अंदर आपने रेत मिला दिया, रेत को हिलाया, पानी को हिलाया, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद उसको सेटल होने के रख दीजिए, आप देखेंगे रेत की सीमा अलग दिखेगी, पानी की सीमा अलग दिखेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण में हम बाउंड्री को अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में देख सकते हैं। तो हमें बेसिकली उन मिश्रणों को बताना है जो विलयन है। विलयन का मतलब समांगी मिश्रण, जिसको हमने मिलाया हुआ है और मिलाने पर उनकी बाउंड्री को हम अलग अलग नहीं देख पा रहे। जैसे आप देखिए मिट्टी, क्या है? मिट्टी। देखिए दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है विलयन की
कि जो आपने मिलाया है उसका मान लीजिए पानी में नमक मिला दिया, आप उसको किसी भी चम्मच से लेकर किसी भी कोने से भगोने के या बर्तन के उठा लीजिए, सभी में आपको उतना ही नमक, उतना ही उसका रासायनिक संगठन मिलेगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी ली, कोई मिट्टी गीली होती है, कोई सूखी, कोई लाल, कोई काली, तो किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, पोषक तत्व, किसी में कुछ मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो मिट्टी है वो एक तरह से आपका केमिकल जो उनका बिहेवियर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब जो मिट्टी बनती है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी। आप उसको पहचान सकते हैं क्या क्या मिला है, और सभी का संगठन एक जैसा नहीं रहता। तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो विलयन नहीं होती, मिट्टी विलयन नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे समुद्री जल की। तो जो समुद्री जल होते हैं आप समुद्र के जल में आपको पता है पानी होगा और क्या होगा, नमक घुला होगा। और नमक को कैसे निकाला जाता है वो बताया था, इवेपोराइजेशन के प्रोसेस से उसको गर्म किया जाएगा और नमक बच जाएगा। तो आप देखोगे जो समुद्री जल होता है वो एक विलयन होता है। क्यों? क्योंकि सब तरह से आप कहीं से भी उठा लीजिए, उसकी एक निश्चित मात्रा होती है और आप नमक और पानी के मिश्रण को अलग नहीं पहचान सकते कौन सा नमक का है और कौन सा पानी है। तो ये आपका समुद्री जल, पहला आंसर क्या होगा इसका, समुद्री जल, यानी कि बी, समुद्री जल आपका एक विलयन होगा। फिर बात करते हैं वायु की। तो मैंने आपको बताया था कि वायु बहुत सारी गैसों का मिक्सर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन वगैरह सब चीज़ों का मिक्सर होती है। और मिक्सर भी कैसा होती है, विषमांगी। कैसे होते हैं, विषमांगी। तो आप देखेंगे जो आपके पास वायु होगी वो वायु कैसी होगी, आपके पास विषमांगी। तो वायु भी नहीं होगा विलयन। उसके बाद देखिए कोयला। तो कोयला जो होता है कोल कोयल भी एक आपका विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद सोडा जल, अगर आप पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराएंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सी पानी है कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सोडा जल आपका ई नंबर एक क्या होगा, सोडा जल भी आपका एक विलयन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका क्या आंसर आएगा, समुद्री जल और एक सोडा जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव क्या होगा कि देखिए 3 तरह के हमने प्रभाव विलयन पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो विलयन जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक कोलोइड और एक निलंबन। क्या, निलंबन। आप अपनी आँख से आसानी से निलंबर को देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, सबसे बड़े होते हैं। कोलोइड का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के आसपास, और इसका 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है आकार। तो विलयन के कणों को आप आंख से नहीं देख सकते, नग्न आंख से, ना ही कोलोइड के देख सकते। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे बड़े पार्टिकल किसके होते हैं, तो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं निलंबन के। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अगर आप पानी के अंदर मिट्टी मिला दें तो आप देखेंगे वो उदाहरण बनेगा किसका, आपके पास निलंबन का। इससे पहले हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया था, यहाँ पर निलंबन वगैरह देखा था। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको बताई थी निलंबन की। ठीक है, आप देख लेना कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट। कोलोइड भी बताया है, जैसे ब्लड एक कोलोइड होता है और गंदा पानी एक निलंबन होता है। तो क्या होगा कि जब इनके अंदर से टॉर्च आप गुजारेंगे, किसके अंदर से, निलंबन के, कोलोइड के या विलयन के, तो क्या होगा कि इनसे टॉर्च गुजारने पर ये प्रकाश को हर एक दिशाओं में क्या कर देंगे, प्रकीर्णित कर देंगे। मान लीजिए आपने एक बॉक्स में विलयन भरा हुआ है कुछ भी, उसके अंदर आपने टॉर्च मारी, तो क्या होगा, ये जो प्रकाश है इन कणों से टकराएगा और टकराने के बाद सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो बेसिकली जिसके पार्टिकल जितने बड़े होंगे वो टिंडल प्रभाव उतना ही ज़्यादा शो करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे। क्योंकि जब लाइट हिट करेगी छोटे पार्टिकल पर तो वो चारों तरफ को नहीं फैल पाएगी, लेकिन जितने बड़े पार्टिकल से टकराएगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रकीर्णन होगा। तो आप देखेंगे जो कोलोइड है और निलंबन है, ये दोनों के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जबकि आपका विलयन है, इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते और इनसे प्रकाश प्रकीर्णित भी नहीं हो सकता। होता है, बहुत कम होता है, लेकिन मेनली आपके कोलोइड और सबसे ज़्यादा आपका निलंबन किसको शो करता है,
टिंडल प्रभाव को। तो आपको बताना है, जैसे नमक का घोल, आपने पानी में नमक का घोल घोल दिया, पानी प्लस नमक, तो आप देखेंगे ये एक विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। और विलयन का आकार बहुत छोटा होता है, तो क्या विलयन टिंडल प्रभाव शो करेंगे? नहीं। तो विलयन आपका टिंडल प्रभाव शो नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो दूध एक प्रकार का आपका कोलोइड होता है। क्या होता है? कोलोइड। और ये किस किस का मिश्रण होता है? इसके अंदर कैल्शियम, फैट, ठीक है, आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं? मिक्सचर होता है। तो जो आप देखेंगे कि जो आपका दूध है वो टिंडल प्रभाव को शो करता है, क्योंकि दूध एक कोलोइड होता है, इसके पार्टिकल बड़े होते हैं एज कंपेयर टू विलयन या सॉल्यूशन। उसके बाद आप देखेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन। अगर आप पानी लें, पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को घोल दें, तो देखेंगे कि वो एक विलयन बन गया, और विलयन के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, तो ये भी शो नहीं करेंगे। उसके बाद स्टार्च विलयन, जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है वो एक कोलोइड विलयन होता है। क्या होता है? कोलोइड विलयन। और कोलोइड आपका शो करते हैं किसको? टिंडल प्रभाव को। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसके आपके पास कितने आंसर हो जाएंगे? 2। कौन कौन शो करेगा? नंबर 1 शो करेगा क्या? दूध। आंसर में क्या लिखोगे आप? दूध। पता भी होना चाहिए आपको। और बी पर है दूध, और डी पर क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन या विलयन। तो इस तरह से आपका इसका आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड लास्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले तत्व, जो आप आवर्त सारणी में देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब आपके तत्व है। तो आप देखेंगे जो सोडियम है वो एक तत्व है, जो आपके पास चांदी है वो एक तत्व है। उसके बाद आप देखेंगे टिन एक तत्व है, सिलिकॉन एक तत्व है। जो आवर्त सारणी में तत्व सब आएंगे वो सब क्या है? तत्व। वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त, और कुछ भी इसमें से तत्व नहीं है। तो हम लिखेंगे जो इसमें से तत्व आए वो कितने आए? 4। 1 2 3 4। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे तत्व। तो तत्व में कौन कौन से आए? सोडियम, कोमा चांदी, कोमा टिन, और कोमा क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब ए, डी, एफ और जी। ए, डी, एफ और जी आपके पास क्या है? तत्व हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं किसकी? दूसरे नंबर पर बात करते हैं। तो क्या पूछा है? तत्व हो गया यौगिक। यौगिक की आपके परिभाषा पता होना चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिला देने पर क्या बनते हैं? यौगिक। जैसे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, यानी कि ई का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? मीथेन के, यानी कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन और हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं क्या? मीथेन। तो के मीथेन। उसके बाद आप देखेंगे साबुन पोटेशियम और सोडियम के उच्च वसीय अम्लों के बने एस्टर होते हैं। तो क्या होगा? जे साबुन। जे पे क्या आएगा? साबुन भी आपका एक यौगिक है, निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। और उसके बाद क्या है? एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड एल पर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास क्या आएंगे? ये आपके पास आएंगे यौगिक। कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, साबुन यौगिक है, मीथेन यौगिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। बाकी जो बचा वो सब आपके किस में आ जाएगा? मिश्रण में। तो आप लिखेंगे क्या क्या मिश्रण होंगे? सबसे पहले बी मिट्टी, मैंने आपको बताया था मिट्टी। बी क्या है? मिट्टी एक मिश्रण है,
उसके बाद चीनी का घोल, सी, चीनी का घोल एक मिश्रण है। उसके बाद आप देखेंगे कोयला, एच, कोयला भी एक मिश्रण है। उसके बाद आई, वायु, बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिश्रण। उसके बाद आप देखेंगे रक्त, एम पर क्या है, रक्त। तो ये सब आपके क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, ये यौगिक और ये तत्व। तो ये आपको याद रखना है, इनको समझ आ गया होगा आपको किस तरह से ये तत्व, यौगिक और मिश्रण हम कैटेगराइज्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में कौन से परिवर्तन रासायनिक है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि आप उसमें दोबारा उसी पदार्थ को नहीं बना सकते, उसका रासायनिक संगठन और गुणधर्म क्या हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे आपने पेंसिल ली, उसको काट दी, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आपने उसकी लंबाई में परिवर्तन किया है, वो जुड़ सकती है। लेकिन अगर पेंसिल को जला दी तो क्या जली हुई चीज़ से पेंसिल बना सकते हो, नहीं, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम देखने वाले हैं क्या क्या रासायनिक, जैसे पौधों की वृद्धि, पौधे बड़े हो गए, ठीक है, उसने खाया पिया जो भी है वो बड़े हो गए, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ए भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जब आप लोहे को वायु और नमी के साथ छोड़ेंगे तो लोहा एक सब्सटेंस बना लेगा Fe2O3 इंटू XH2O, इसको बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाएगी तो उसकी जो धातु है वो नष्ट हो जाएगी। क्या उस धातु को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, पेंट केवल रोकथाम करता है, पुरानी वाली धातु को नहीं दे देगा। तो लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल चेंज है, यानी कि आपका रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, आपने क्या लिया, आयरन फिलिंग्स ली और मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में मिलाने पर आप एक मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट्स की हेल्प से जो आयरन फिलिंग है, मिट्टी लोहे के चूर्ण है, उसको अलग कर लेंगे, बालू को अलग। तो मिलाने के बाद भी आपने अलग कर लिया, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो सी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। अगर आप अलग नहीं कर पाते तो केमिकल चेंज होता। उसके बाद खाना पकाना, आपने जो खाना है उसे पका दिया, क्या आप कच्चा खाना प्राप्त कर सकते हैं पके हुए से, नहीं। तो आपके पास देखोगे जो खाना पकाना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद भोजन का पाचन, जो भोजन ने आपको पचाकर ऊर्जा दे दी, क्या ऊर्जा से आप दोबारा भोजन बना सकते हैं, आंसर है नहीं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखेंगे जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बना रहा तो वो पानी, अब बर्फ को आप गर्म कर दीजिए फिर दोबारा जल बन जाएगा, तो यहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, यहाँ से हमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना आपके पास एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो आप देखेंगे जो मोम है उसका पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोबारा मोम बनाया जा सकता है उसको जोड़ जोड़ कर। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई, कंबशन हो गया, तो आप दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते, तो ये भौतिक होता, तो ये आपका रासायनिक है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कौन कौन से आंसर आ जाएंगे आपके। एक तो नंबर ए लिखना है पूरा आपको, एक नंबर बी, नंबर डी, नंबर ई और नंबर जी। तो ये 5 आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है उसके जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। इसके बाद हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, देखेंगे उसके सॉल्यूशन। ठीक है, आप इनको नोट करना सबको।